5 अगस्त 2024 इस तारीख को कुछ ऐसा हुआ है जिसे बांग्लादेश लंबे समय तक याद रखेगा। ये वही तारीख है जब भारी प्रोटेस्ट के आगे शेख हसीना की ताकत कम पड़ गई। ये वही तारीख है जब बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने ऐलान किया कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार देश चलाएगी। क्या आप ये बात जानते हैं कि बांग्लादेश भारत से अलग कैसे हो गया? आप में से अधिकतम लोग ये बात जानते ही होंगे कि 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई के बाद भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान में शामिल कैसे हुआ था, या फिर उसके पाकिस्तान में शामिल होने की नींव कैसे पड़ी थी? तो बस आप ये वीडियो पूरा देखिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिक्टेटर कितना भी रंझा हुआ, वेल कनेक्टेड या पावरफुल हो, उसका अंत दो तरीकों से आता है। या तो जनता उसे पकड़कर लैंप पोस्ट से लटका देती है, या फिर डिक्टेटर खुशकिस्मत होता है या होती है और देश से पलायन करने का मौका मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। तो बात 1905 से शुरू करते हैं, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल राज्य का विभाजन ये कहकर कर दिया कि बंगाल राज्य क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है और इतने बड़े भूभाग पर एक अकेला गवर्नर सही ढंग से शासन नहीं कर सकता है। उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और आज का बांग्लादेश आता था। तो इस प्रकार पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में बंगाल का विभाजन हुआ। पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल किए गए और पूर्वी बंगाल में असम और ईस्ट बंगाल यानी आज का बांग्लादेश शामिल किया गया। पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन के पीछे जो कारण बताया वो सच नहीं था। दरअसल ऐसा करके ब्रिटिश सरकार हिंदू और मुस्लिमों में दरार डालना चाहती थी, जिसके विरोध में बंगाली लोग 16 अक्टूबर जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। विभाजन का परिणाम यह हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, यानी ब्रिटिश अपने काम में सफल हो गए थे। यानी ब्रिटिश लोग हिंदू और मुसलमानों में जो दरार डालना चाहते थे उसमें वो कहीं न कहीं सफल हो गए थे। शुरुआत में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन उसके बाद ईद की छुट्टियां आनी थी। इसी वजह से मुल्क भर में प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिए गए। ईद के बाद स्टूडेंट्स ने दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू किए और इस बार ये कुछ ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए और कोटा सिस्टम को खत्म करने की डिमांड जाहिर की। वैसे तो प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम का खात्मा था, लेकिन देखते ही देखते इसमें और भी कई वजूहात शामिल हो गयी। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है और इसी पार्टी का एक स्टूडेंट विंग है जिसको छात्रा लीग कहा जाता है। छात्रा लीग के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर कई मकामात पर हमले किए और वो भी पुलिस की सपोर्ट से। इस मामले पर स्टूडेंट्स जो पहले सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें गुस्से की एक लहर दौड़ गई। साथ ही साथ कई मकामात पर आर्मी ने यूएन की गाड़ियों को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे ये समझा गया कि शायद यूनाइटेड नेशंस भी इस सब में मुलविस है। जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस का एक बुरा इंप्रेशन गया और यूएन ने बांग्लादेश से ऐसा करने की वजह तलब की। मालूम पड़ा कि कुछ गाड़ियां यूएन मिशन को रेंट की गई थीं, लेकिन उन पर से लोगो नहीं हटाया गया था। अभी प्रोटेस्टर्स का गुस्सा थमा ही नहीं था कि 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ रिमार्क्स दिए जिसने मामले को मजीद गंभीर बना दिया। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर जॉब्स में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। 1947 में ईस्ट बंगाल, जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, धर्म के आधार पर पूर्वी बंगाल को भारत से अलग कर पाकिस्तान का राज्य बनाया गया।
पाकिस्तान ने जमीन के भूख में पूर्वी बंगाल को अपना हिस्सा तो बना लिया, पर उसने बंगाली लोगों और बंगाली भाषा को कभी भी अपनाया नहीं और न ही उचित सम्मान दिया। बंगाली मुस्लिम हो या बंगाली हिंदू हो, पाकिस्तान ने सदैव बंगालियों का अपमान किया और उनके काले होने पर उनका अपमान किया। इस अपमान और अत्याचार के चलते वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान से स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की मांग की और इसी मूवमेंट का ये फल निकला कि ईस्ट पाकिस्तान में एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम आवामी लीग रखा गया और जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी शेख हसीना आज बांग्लादेश का नेतृत्व कर रही हैं। 1970 में पाकिस्तान के आम चुनावों में ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग चुनाव जीत गई, लेकिन पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, क्योंकि वो एक बंगाली व्यक्ति को पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। इसका मतलब वो बंगालियों के साथ भेदभाव करते थे, उन्हें अपमानित करते थे। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जनरल ने शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया, जिसके विरोध में वहाँ के लोगों ने हड़ताल शुरू कर दिया। ये देखकर पाकिस्तानी आर्मी वहाँ के लोगों को दबाने का काम करने लगी और वहाँ की औरतों को रेप करने लगे। इतने ज्यादा अत्याचार को देखकर बंगाली लोगों ने मुक्ति वाहिनी नाम की संगठन बनाई। पाकिस्तान के अत्याचार से बंगाली लोग भारत में शरण लेने लगे, जिससे भारत के रिसोर्सेज पर काफी बड़ा असर पड़ा, क्योंकि लगभग 1 करोड़ बंगाली भारत में पाकिस्तान के अत्याचार के बाद शरण ले लिए थे और इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए जो रिसोर्सेज लग रहे थे, उससे भारत को काफी नुकसान हो रहा। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि वो पर्सनली फ्रीडम फाइटर्स के खानदान के लिए कोटा रखना चाहती हैं, जिस पर स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट किए। उनका कहना था कि या तो फ्रीडम फाइटर्स के बच जाने वाले कोटा को मेरिट वाले कोटा में मर्ज कर दिया जाए या फिर फ्रीडम फाइटर्स का कोटा कम किया जाए। इस पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में से कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया। अगले कुछ सालों तक खामोशी रही, लेकिन फिर अचानक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को शेख हसीना का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल करके कोटा सिस्टम वापस से बहाल कर दिया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब हालात हद से ज्यादा बढ़ गए तो 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में भारी रद्दोबदल का ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट के लिए दिया गया, जो कि पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो पहले 30% था उसको कम करके 5% कर दिया गया। 1% माइनॉरिटीज और 1% माजूर लोगों के लिए फिक्स किया गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट्स ने सिर्फ इस शर्त पर प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला किया कि उनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ा जाए और जिन इलाकों में स्टूडेंट्स को मारा गया वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिजाइन करें। फिलहाल जिस वक्त ये वीडियो बन रही है उस वक्त तक स्टूडेंट्स की डिमांड्स पूरी नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है। मोबाइल सर्विस, इंटरनेट और सोशल मीडिया दोबारा से खोले जा रहे हैं। आपका इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।